नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्त रहा है। बावजूद इसके ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, लगातार हो रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं नहीं रुक रही। अभी नूंह में दंगे भड़के थे, आप सबको मालूम ही है। 31 जुलाई को हिंसा हुई थी। वहां लंबे समय तक इंटरनेट को बंद करना पड़ा था, अब खोल दिया गया है। कर्फ्यू लगाना पड़ा था, अब वो भी खोल दिया गया है, उसमें रियायत दे दी गई है। वहीं कुछ लोगों की जान तक भी गई। 2 लोगों के नाम सामने आए, एक मोनू मानेसर और दूसरा बिट्टू बजरंगी। इन दोनों पर आरोप कि इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए नफरत फैलाई, सोशल मीडिया पर जाकर के पोस्ट बनाए। उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया में वहां पर बहुत सारे दूसरे समुदाय के लोगों ने भी अपनी इसी तरीके से नफरती भाषण दिए। यानी कि भड़काऊ और नफरती बयानों को लेकर के एक तरफ से वार, दूसरी तरफ से पलटवार, नफरत दोनों फैला रहे। और इसके चलते जमीन पर हिंसा हुई और जमीन तैयार की। 31 जुलाई को जब नूंह से यात्रा गुजर रही थी तो लोगों को यह लगा कि ये दोनों भी उसमें आ रहे हैं, क्योंकि अपने वो पोस्ट पर, सोशल मीडिया के पोस्ट पर ये सब बयान दे रहे थे। नफरती बयान वहां से भी आए। ये तैयार किया, ग्राउंड तैयार किया गया कि किस तरीके से हथियार और असलहे लेकर के इस यात्रा को अटैक किया जाए। पत्थर मारे गए, तस्वीरों में देखे जा रहे हैं ये सारी चीजें। यानी कि नफरत का वातावरण और माहौल, एक तरफ से प्रतिक्रिया, दूसरी तरफ से तीव्र प्रतिक्रिया, और ये लगातार चलता रहा। इसमें फायदा किसका हो रहा है, जरा आप ये एक बार सोच करके देखिए। इसकी वजह है कि ये बयान उसी तरह के लोग दे रहे थे जो चाहते थे कि कुछ गड़बड़ हो। यात्रा पर हमला हो गया, जैसे कि आपने देखा। ये बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ गुस्सा था तो कानून का सहारा लेना चाहिए था। इस तरीके से पत्थर और असलहा लेकर के नहीं उतरना चाहिए था। तो जो कानूनी कार्रवाई है वो दोनों तरफ के लोगों के साथ होनी चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि ये दोनों यात्रा में आए ही, ये नहीं आए। उन्होंने बयान जरूर दिए कि यात्रा में हम आएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वो यात्रा में आया ही नहीं, लेकिन अपने व्हाट्सएप पर वायरल किए हुए भाषण से भड़काने में ये पीछे नहीं। अब बिट्टू बजरंगी तो गिरफ्तार है, लेकिन मोनू मानेसर 6 महीने से कहां है? जुनैद और नासिर हत्याकांड का आरोपी मोनू मानेसर, जो उस समय भी फरार था, जो अभी भी भड़काऊ भाषण दे करके फरार है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में मीडिया से भी बात कर रहा है, सोशल मीडिया पर भी आ रहा है। ये कैसा फरार है यार? इसका जवाब पुलिस अधिकारियों के पास बिल्कुल भी नहीं है। ये वही मोनू मानेसर है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो नासिर और जुनैद की बेरहमी से भिवानी में हत्या का एक आरोपी है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर अपनी टिप्पणी दी है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, एक माहौल तैयार करता है नफरत का, दूसरा उस पर प्रतिक्रिया देता है। दोनों ही बिल्कुल वही हरकत कर रहे हैं जिससे उनका मकसद सिद्ध हो, पोलराइजेशन। उसके बाद अलग अलग इकोसिस्टम जो है वो दूसरे का नफरत उजागर करे। यानी कि एक पूरा वाद और विवाद होता है कि तुम्हारा नफरत वर्सेस मेरा नफरत। इसका नफरत इतना, मेरा नफरत इतना। वो देखो उसने कितनी नफरत की, वहां उसने वो नफरत की थी। इसी तरीके से जमीन तैयार की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अब नफरत फैलाने वाले भाषण और नूंह सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर एक सुनवाई शुरू की। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस भट्टी की एक पीठ ने सुनवाई की, जहां एक याचिका में विरोध रैलियों पर रोक लगाने की मांग की गई। वहीं दूसरी याचिका में मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के आह्वान की शिकायत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अहम टिप्पणी की इन सब चीजों पर। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि किस पक्ष ने क्या किया। हम नफरत फैलाने वाले भाषणों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। यानी कि नफरत कौन फैला रहा है यह जरूरी नहीं है, नफरत फैल रही है यह जरूरी है। यानी कि इकोसिस्टम के आईने से नफरत को नहीं देखा जाएगा, धर्म के आईने से भी नहीं देखा जाएगा, नफरत को नफरत के आईने से देखा जाएगा और कानून संगत कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान एक वकील ने कहा कि केरल के IUML की रैली हुई थी और उस दिन उन्होंने हिंदुओं की हत्या के संबंध में नारे लगाए। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, और यह बहुत अहम है, सुनिएगा जरूर। वो कहते हैं, मैं स्पष्ट हूं
कि चाहे एक पक्ष हो या दूसरा, उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। जहां भी नफरती भाषण होंगे उनसे कानून के अनुसार निपटा जाएगा। आप जरा सोच के देखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट को जरूरत है ये बात कहने की? क्या ये अपने आप में एक बड़ी स्पष्ट स्थिति नहीं होनी चाहिए कि नफरत मीन्स नफरत? क्यों उसको इकोसिस्टम में बांटा जाए? क्यों उसको जाति और धर्म के आधार पर बांटा जाए? इसकी नफरत वर्सेस उसकी नफरत। एक तरफ की नफरत आपको दिखे, दूसरी की ना दिखे। सबकी नफरत दिखनी चाहिए ना। आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने वही चीज दोहराई। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो टिप्पणी है उसके जरिए शायद नफरत को सुविधानुसार राजनीतिक प्रयोग के रूप में इस्तेमाल करने की उस आदत पर सवाल उठाए जो अब प्रचलित हो चला है। ऐसा लगता है जैसे होड़ लगी है, तुम्हारी नफरत बनाम मेरी नफरत। आप सोशल मीडिया पर चले जाइए, आपको यह विभाजन बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखेगा। वरना ट्रेन में यात्रियों की गोलियों से हत्या कर दी जाती है, लेकिन एक तबका इस पर पूरी तरीके से खामोश रहता है। वहीं जब राजस्थान में टेलर कन्हैया लाल की हत्या हुई तो उसमें दूसरा इकोसिस्टम पूरी तरीके से खामोश हो गया। सच बात यह है कि ये दोनों नफरती इकोसिस्टम एक दूसरे को ईंधन मुहैया कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मार्च 2023 में एक टिप्पणी में कहा था कि जिस दिन राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे उस दिन नफरती भाषण भी बंद हो जाएंगे। आप ये सोचिए कितनी जरूरी बात कह गया सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की मिसाल देते हुए कहा कि वाजपेयी और नेहरू को याद कीजिए, जिन्हें सुनने के लिए लोग दूर दराज से इकट्ठा होते थे। हम कहां जा रहे हैं? इसके बाद अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच पर स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए कि ऐसे भाषण जो नफरत से भरे हों उन्हें गंभीर अपराध करार दिया जाए। पिछले साल हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड पर आदेश दिया था, जिसे बढ़ाते हुए पूरे देश में लागू कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि कार्रवाई करने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट को शीर्ष अदालत की अवमानना के तौर पर देखा जाएगा। यानी कि अगर आप आनाकानी करेंगे तो उसको इंसल्ट टू द सुप्रीम कोर्ट देखा जाएगा। हेट स्पीच पर 11 अगस्त को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार ऐसे मामलों से निपटने के लिए कमेटी बनाए। हेट स्पीच, हेट क्राइम पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। हमें इस समस्या का हल निकालना है। कोर्ट लगातार हेट स्पीच पर आदेश पे आदेश, टिप्पणी पे टिप्पणी सब कुछ कर रहा है, लेकिन नतीजा क्या हो रहा है? कुछ नहीं, नीलवटे सन्नाटा। लगातार हेट स्पीच हो रही है। पलवल में हुई महापंचायत में, हरियाणा में और अलग अलग जगह पर हो रही है, पुलिस की मौजूदगी में हो रही है। और पुलिस क्या कर रही है? कैचअप। बाद में आप एक आधा एफआईआर कर लेंगे, फिर एक इकोसिस्टम खड़ा हो जाएगा, फिर इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम को याद दिलाएगा, फिर वो पहला वाला इकोसिस्टम दूसरे को याद दिलाएगा। ये एक चक्र चलता चला जाता। हेट स्पीच खत्म क्यों नहीं हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया से लेकर सार्वजनिक सभाओं, पंचायतों तक में हेट स्पीच के मामले सामने आ रहे हैं। कई जगह पुलिस की मौजूदगी में हेट स्पीच के मामले सामने आ रहे हैं, जैसे कि हरियाणा में आपने देखा नूह हिंसा के बाद। यह बहुत गंभीर मसला है और इस पर एक तरफ या दूसरी तरफ की हेट स्पीच के आधार पर राय बनाना सबसे गलत है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ये जो याद दिलाया गया है, जो हमको हमेशा याद होना चाहिए था, वो बहुत अहम हो जाता है। आशीष भार्गव और जानकारी दें। हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है और पिछली बार की तरह इस बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हेट स्पीच को लेकर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, चाहे किसी भी पक्ष की तरफ से हेट स्पीच कही गई हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। 25 अगस्त को अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर करेगा। मुद्दा काफ़ी गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पहले भी बता चुके हैं और फिर स्पष्ट करना चाहते हैं कि हेट स्पीच को बिल्कुल भी मंजूर हेट स्पीच नहीं है और ऐसे मामलों में कानून जो है उसके मुताबिक निपटा जाएगा। जस्टिस संजीव खन्ना की ये जो बेंच है, ख़ास तौर पर जो नूह घटना के बाद जो गुरुग्राम में
मुस्लिम लोगों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार को लेकर जो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका आई थी उस पर उन्होंने ये टिप्पणी की है। हालांकि यहाँ पर एक पक्षकार ने मुद्दा उठाया केरल का कि वहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोई भी समुदाय के लोग हों, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, कानून के मुताबिक सब पर कार्रवाई होगी। तो एक अहम सुनवाई यहाँ पर होने जा रही है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था एक मैकेनिज्म की ज़रूरत है, एक तंत्र की ज़रूरत है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों, उसको लेकर वो सुझाव अपने दे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुझाव दिया था कि डीजीपी, हर स्टेट के डीजीपी की देखरेख में, उसकी निगरानी में एक थाने के स्तर पर, एक पुलिस स्टेशन के स्तर पर एक कमेटी के गठन की वो की बात सोच रहा है, लेकिन अभी उसे अमली जामा नहीं पहनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी अपने फैसले में कहा था, बड़ा फैसला दिया था कि शिकायत का इंतज़ार हेट क्राइम या हेट स्पीच को लेकर नहीं होना चाहिए और सीधे तौर पर पुलिस जो है स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करे, वक्त पर ट्रायल पूरा हो। और 2018 की जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला केस में दी थी, उस गाइडलाइन का पालन होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था। और ये भी कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो अधिकारियों के खिलाफ अवमानक कार्रवाई हो सकती है। और अब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे ये उम्मीद है कि जो ये घटना हुई है लोगों की, इसके बाद जो है, जो रैलियाँ हुई हैं, जो भी घटनाएँ हुई हैं, या कहीं भी कोई भी प्रदर्शन हुआ है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन हुआ होगा। तो काफ़ी अहम ये मुद्दा है और 25 अगस्त को इस मुद्दे पर एक अहम सुनवाई भी होने जा रही है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। बहुत दिनों से हम लोग जूझ रहे हैं हेट स्पीच से, सब कम्युनिटीज की तरफ से, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, हर तरफ से कहीं ना कहीं गलती होती है जिसका खमियाजा पूरी सोसाइटी भुगतती है। लेकिन एक चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि डायरेक्टर जनरल्स जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो एक कमेटी बनाएंगे और वो लोग देखेंगे। अब सवाल ये है कि हमारी स्टेट्स बहुत बड़ी हैं। अगर आप मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लें, जहां मैंने काम किया है 40-45 साल और जिले में काम किया है 7-8 साल, तो आप देखेंगे कि भोपाल हेडक्वार्टर है और अगर रीवा चले जाएं आप, जो ईस्ट में है, तो 3000 किलोमीटर दूर है। तो अगर वहां कोई हेट स्पीच हो रही है और उसकी इंफॉर्मेशन आप डायरेक्टर जनरल्स को दे रहे हैं और वो उनकी कमेटी काम करेगी, तो ये तो नहीं चलेगा। वर्तमान में आईपीसी में इतने कानून हैं कि उन्हीं के तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। सेक्शन 504 है आईपीसी का कि कोई भी ब्रीच ऑफ पीस करता है तो उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं अगर वो प्रोवोकेटिव हो। 153A है आईपीसी का कि अगर आप एनिमिटी प्रमोट करें दोनों ग्रुप में तो एक्शन ले सकते हैं। और हम लोगों ने हमेशा देखा है कि 107, 151 एक स्टैंडर्ड सीआरपीसी का कानून है या लॉ है जिसमें हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये इतनी प्रणाली बनाने की जरूरत नहीं है मेरी नजर में। सरकार को ये बाध्य किया जाए कि जिले के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिम्मेदार होंगे जिस वक्त इस किस्म की कोई घटना हो, और उनको इतना जिम्मेदार ठहराया जाए कि अगर ऐसी घटना होती है तो उनकी नौकरी में बन आएगी। देखिए, कोई झगड़ा ऐसा नहीं है जिसको अगर पुलिस चाहे और डीएम चाहे तो 24 घंटे में आप कंट्रोल नहीं कर सकते। 1947 में जब हिंदुस्तान में, दिल्ली में इतना बड़ा दंगा हो रहा था, तब आप देखते कि सरदार पटेल साहब ने, अंग्रेज कप्तान था, तो उसको कहा कि 24 घंटे में दिल्ली में दंगा रुकना चाहिए, और दंगा रुका। तो हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और सुपरिंटेंडेंट को तत्काल जिम्मेदार ठहराना चाहिए कि जहां हेट स्पीच की इंफॉर्मेशन आए, आप तत्काल एक्शन लेंगे, चाहे कोई भी हो। ये होता यह है कि पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिलती है लोगों को, किसी भी कम्युनिटी के हों, लेकिन उनके पीछे कोई होता है। सिग्नल ये जाना चाहिए कि कितने से बड़ा आदमी नहीं है। लेकिन ये जो मिसकंसेप्शन है, आपको याद होगा वो फैज साहब की नज़म कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। तो ये बोलने का ये मतलब थोड़ी है कि आप किसी के साथ भी बदतमीजी कर दें। ये एक सभ्य समाज है और डेमोक्रेसी में आपको उतना ही इजाजत दी जाती है कि दूसरे की भावना को ठेस न पहुंचे। 504 आईपीसी ले लीजिए,
153A ले लीजिए, 107, 151 ले लीजिए, इनके तहत तत्काल कार्रवाई हो सकती है। तो हमें दूर जाने की जरूरत ही नहीं है कि डीजीज बैठ के कोई कमेटी बनाए और वो कमेटी विचार करे। ये तो 3 दिन निकल जाएंगे और 3 दिन में तो दंगा हो जाएगा। दूसरी बात, कानून के तहत कार्रवाई हो। ये जो कानून के बाहर लेके स्टेट गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। अब बुलडोजर तो किसी कानून में नहीं आता। बुलडोजर तो तब आप चला सकते हैं जब कोई नोटिस दिया जाए, नफ्ती हो, लेकिन केवल दंगे के बाद ही आपका बुलडोजर चल जाए या हेट स्पीच के बाद बुलडोजर चल जाए, ये तो उचित नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपराध अपराध होता है, और घृणा की जो स्पीच है, जो इससे हेट स्पीच हम कहते हैं, उसको कानून के तराजू में बराबर से देखना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और कौन सा पक्ष क्या कह रहा है, वो अगर कानून के दायरे में जो स्पीच है घृणा के दायरे में आती है तो जरूर इस पर होना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बोला हुआ है, और बोलते वक्त ये भी बोला हुआ है कि एफआईआर फौरन लिखनी चाहिए, चाहे किसी ने कंप्लेंट करी ना हो या कोई कंप्लेनेंट सामने आया हो या ना आया हो। तो वो कंप्लेंट जरूर लिखिए, एफआईआर जरूर लिखिए, जिसको सुओ मोटो कहते हैं अंग्रेजी में। अपने आप स्व ज्ञान लीजिए, संज्ञान लीजिए और उस पर एफआईआर रजिस्टर करिए और कार्रवाई करिए। तहसीन पूनावाला केस में अगर आपको ध्यान होगा तो उसमें भी गाइडलाइंस ले डाउन करी गई हैं, और सोशल मीडिया वगैरह पे जिस तरह की हेट स्पीच वगैरह होती हैं उनको भी देखना चाहिए, उनको भी रेगुलेट करना चाहिए। और सरकार को पूरी इस तरह की स्वायत्तता दी गई है कि पूरी तरह से इस पर जबरदस्त और जोरदार कार्रवाई करें। और इसीलिए सरकार ने बहुत सारे कानून भी लाए। अगर आपने देखा होगा, एथिक्स रूल्स लाए हैं, उसके बाद और भी उन्होंने चेंजेस किए, जो रूल्स में, आईटी रूल्स में जो चेंजेस किए हैं 2021 में और 2023 में भी जो चेंजेस किए हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए किए गए हैं कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हेट स्पीच को कम किया जाए। समाज में हर व्यक्ति की, हर संस्था की जिम्मेदारी बनती है, मीडिया की भी बनती है, हर एक की बनती है जिम्मेदारी। तो इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको एक ही नज़र से हेट स्पीच को देखना चाहिए, उसमें धर्म नहीं देखना चाहिए, उसमें किसी की जाति और वर्ण नहीं देखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये ज़रूरी भी है। जिस तरह से हेट स्पीच बढ़ रही है हमारे देश में, वो भी है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट शायद इस विषय पे थोड़ा सा कतरा रहा है बोलने के लिए, जो कि हेट स्पीच जो आपकी कुछ धार्मिक ग्रंथों में दी हुई है, काफिरों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, जहां से अपराध पैदा होता है, उस विषय में सुप्रीम कोर्ट शांत है। वहां पर भी उसको भी संज्ञान लेना चाहिए उस बात का, क्योंकि ये चीजें सऊदी अरेबिया तो संज्ञान ले रहा है और वो अपने यहाँ बदलाव भी कर रहा है, लेकिन हमारे देश में इस पर अगर कोई बोलता है तो कहते हैं कि नहीं, हम धर्म ग्रंथों में नहीं जाएंगे। तो अब आगे देखना होगा कि हेट स्पीच को लेकर के ये इकोसिस्टम अपने इकोसिस्टम से ऊपर उठ के हर किस्म के हेट और हर किस्म के नफरती भाषण पर एक समान प्रतिक्रिया रखेंगे। क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो आप सोचिए ये कैसी बात है कि नफरती बोल ना बोले जाएं और कोई भी ना बोले। ये बात देश के सुप्रीम कोर्ट को, देश को याद दिलानी पड़ रही है। ये अपने आप में कितने शर्म की बात है, जरा सोच के देखिए। आइए रुक करते हैं कुछ राजनीति से जुड़ी हुई खबर का। दरअसल मध्य प्रदेश में आप जानते हैं बीजेपी ने अपनी लिस्ट अनाउंस कर दी, करीब 40 एक मध्य प्रदेश में और 21 एक छत्तीसगढ़ में। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने जो शानदार प्रदर्शन दिया और बीजेपी से सत्ता ले ली, तो अब चुनाव मध्य प्रदेश में है। तो कांग्रेस जो है, ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक का मॉडल दोहराने की कोशिश कर रही है। यहां बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की, एक बढ़त हासिल करने की कोशिश। तो कांग्रेस जो है वो मध्य प्रदेश में कर्नाटक मॉडल पर आई। अब ये कर्नाटक मॉडल क्या है? दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस का जोर स्थानीय मुद्दे, नेताओं और योजनाओं पर था और भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे। जैसे आप वहां जानते हैं, वहां पे सीएम की बात हो रही थी, 40% सरकारा की बात हो रही थी, यानी एकदम स्थानीय मुद्दे ले आए। उसका उनको फायदा हुआ। क्या ये मॉडल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए चलेगा? अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जबलपुर में चुनावी शंखनाद करते हुए कर्नाटक मॉडल का जिक्र छेड़ा। कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार को पंजे से पकड़ने के लिए 5 गारंटी के अलावा भी कर्नाटक से बहुत कुछ लेकर के आई है। कर्नाटक की ही तरह मध्य प्रदेश में रणदीप सुरजेवाला को कमान दी गई है। रणनीति बनाने के लिए सुनील कोनुगोलू की टीम लगी हुई है। सोशल मीडिया पर सियासी वार हो रहे हैं। महाकाल के दरबार में कर्नाटक के DK शिवकुमार पहुंचे, लेकिन निगाहें मध्य प्रदेश के चुनाव पर भी थीं। कर्नाटक में बीजेपी पर 40% तो मध्य प्रदेश सरकार पर 50% कमीशन का आरोप लगाया। कुंभ मेले के अंदर वहाँ भ्रष्टाचार हुआ, सिंहस्थ मेला यहाँ हुआ, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, महाकाल के मंदिर का निर्माण हुआ, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ। कहाँ भ्रष्टाचार नहीं किया लोगों ने? अगर सही पूछो तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री मिस्टर 40% थे, तो मिस्टर 50% है। हालांकि इस आरोप पर बीजेपी फ्रंट फुट पर लड़ रही है। प्रियंका गांधी, कमलनाथ समेत उसके कई नेताओं पर कई जिलों में FIR हुई है। मिस्टर बंटाढार और मिस्टर करपनाथ जी, मध्य प्रदेश की जनता को आपने ये पत्र, झूठा पत्र जारी करके जो गुमराह करने का प्रयास किया है, इसका जवाब ही नहीं मिलेगा। इसका कड़ा जवाब मिलेगा और एक एक कार्यकर्ता इसका जवाब देगा और प्रियंका गांधी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये कॉन्स्पिरेसी है। आपने अपराध किया है। आपने साइबर क्राइम के अंदर भी एक दल को, उनकी भावनाओं को आहत करते हुए बदनाम करने का प्रयास किया। इसका जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का दावा है उनकी तैयारी से कांग्रेस परेशान है। हमारी तैयारियां देख के कांग्रेस परेशान है। अभी 20 तारीख को फिर हमारे नेता, केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भोपाल आ रहे हैं। वो रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे सरकार का। हमने जो काम किया है उनके बारे में बताएंगे। कांग्रेस 5 के पंच से बीजेपी को चित करने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी भी हर ऐलान पर पलटवार कर रही है। मसलन नारी सम्मान के लिए लाडली बहना योजना, करप्शन के आरोपों पर FIR, और सब ठीक रहा तो शायद घरेलू गैस के सिलेंडर भी कांग्रेस के वायदे के मुताबिक। बस दिक्कत इतनी है कि इन सब घोषणाओं के लिए सरकारी तिजोरी कर्ज में डूबती जा रही है। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और अमृतांशी के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। अनुराग ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कर्नाटक के फॉर्मूले पर काम कर रही है, तो बीजेपी क्या कर रही है? अब कल तो उन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को उसी के वार से मात देने की तैयारी में। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान इसकी एक अहम कड़ी जरूर है, लेकिन बीजेपी भी रणनीतियों पर काम कर रही है, जिसमें से एक ये है कि जो नए विधायकी लड़ रहे हैं, यानी कि उन्होंने जो डिक्लेयर किया है उसमें से कुछ एकदम ब्रांड न्यू लोग हैं, तो उनको प्रशिक्षण दिया जाए और किस तरीके से एक नीतिबद्ध तरीके से चुनाव लड़ा जाए, उसकी रणनीति 4 महीने पहले से ही बनानी शुरू कर दी है। क्या है पूरा फॉलो अप फॉर्मूला बीजेपी का? आइए ये देखिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मैदान में है। युद्ध स्तर पर हमारी तैयारियां चल रही है। कांग्रेस कह रही थी कि 1 साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार के घोषित कर दिए। हमारे सेनापति अब मैदान में है। 16 अगस्त को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत CEC के सदस्य शामिल थे। अगले दिन मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया। विकास जो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, साथ में ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बूथ का सशक्त संगठन, इस ताकत के आधार पर हम सभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में विजय पताका फहराने को लेकर के संकल्पित होकर के मैदान में उतर गए। इसके अलावा पार्टी में चुनाव संयोजन संचालन समिति बन रही है। संभागीय स्तर पर बैठक हो रही है। शुक्रवार से गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार से 230 विधायकों की फौज आएगी। वो 7 दिन तक सारे समीकरण साधेंगे, विधानसभा में रहकर रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। भोपाल में बाहर से आए सारे विधायकों को 1 दिन की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। ये विधायक देखेंगे मौजूदा विधायकों की स्थिति क्या है, एंटी इनकम्बेंसी कितनी है, कौन कौन दूसरे दावेदार हैं। जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों का फीडबैक लिया जाएगा, भीतरघात की स्थिति समझी जाएगी। ऐसे दावेदारों की ताकत और कमजोरियों की जानकारी जुटाई जाएगी।
दूसरे दलों से आए नेताओं को लेकर अलग से रिपोर्ट तैयार होगी। खैर, इसके अलावा भी बीजेपी की पहली बाजी यानी 39 सीट की लिस्ट को लेकर सवाल हैं। गोहद रिजर्व सीट से बीजेपी ने सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव का टिकट काटकर अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को टिकट दिया है। 2018 में यहां से आर्य को ही हराकर कांग्रेस के रणवीर जाटव जीते थे, लेकिन बाद में सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। रणवीर जाटव 2020 में हुए उपचुनाव में हार गए, अब टिकट भी कट गया। भोपाल मध्य विधानसभा से ध्रुव नारायण सिंह के नाम का ऐलान हुआ है। मशहूर आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद हत्याकांड में ध्रुव नारायण सिंह सवालों के घेरे में थे। पिछोर विधानसभा सीट से प्रीतम सिंह लोधी को उम्मीदवार बनाया गया है। लोधी ब्राह्मणों को लेकर विवादास्पद बयानों पर घिरे, पार्टी ने निकाला फिर शामिल किया। सबलगढ़ के पूर्व विधायक मेहरबान सिंह रावत की बहू सरला रावत, बंडा से पूर्व सांसद शिवराज सिंह लोधी के बेटे वीरेंद्र सिंह लोधी, जबलपुर के पाटन सीट से पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटे नीरज सिंह, तो छतरपुर जिले के महाराजपुर में पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह के बेटे कामाख्या प्रताप सिंह को टिकट मिला है। कांग्रेस कह रही है उसे बीजेपी के लिस्ट की परवाह नहीं, वो फिलहाल बीजेपी पर आरोपों की चार्जशीट तैयार कर बैठी है। 15,000 करोड़ रुपए के पोषण आहार, 9500 करोड़ रुपए के आंगनबाड़ी नल जल घोटाला, 94,000 करोड़ रुपए का बिजली घोटाला, 10,000 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन घोटाला और 50,000 करोड़ रुपए का चेक पोस्ट घोटाले जैसे कई घोटालों के आरोप लगा रही है, तो बीजेपी कह रही है कांग्रेस बौखला गई है। हमारे महाकाल को भी नहीं छोड़ा, हमारे गौ माता को भी नहीं छोड़ा। आपने अभी लेटेस्ट पत्र पढ़ा है, गौ माता को नहीं छोड़ा, महाकाल को नहीं छोड़ा, और आज हर व्यक्ति प्रदेश का या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। हम इसको प्रकाशित कर रहे हैं। ये जो हमारी एक पैम्फलेट है, हम घर घर तक पहुंचाएंगे। वैसे आरोप प्रत्यारोप के अलावा बीजेपी में टिकट वितरण का साइड इफेक्ट छतरपुर में दिखा, जहां पूर्व मंत्री ललिता यादव को टिकट मिला तो अर्चना गुड्डू सिंह के समर्थक शहर के डाक खाने और छत्रसाल चौराहे पर प्रदर्शन करने पहुंच गए थे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या ऐसे मुद्दे और ऐसे पोस्टर चलेंगे, कौन किसको शय देगा, कौन मात खाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश का चुनाव अभी पूरी तरह से खुला हुआ है। दोनों दलों का पलड़ा बराबरी पर है, लेकिन दोनों दल एक दूसरे की कमजोरी ढूंढने और उस पर वार करने में भी जुटे हुए हैं। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अब आइए एमपी से बाहर निकल करके जरा उत्तर प्रदेश की बात कर लें, क्योंकि यहां पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने आज कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी चाहें तो वाराणसी से लड़ सकती हैं, यह प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, हमारे सभी कार्यकर्ता उनके लिए जान लगा देंगे। अब ये तो उन्होंने बात कही सुबह, लेकिन उसके बाद शायद पार्टी में कुछ सलाह मशवरा हुआ होगा, जिसके बाद उन्होंने एक स्पष्टीकरण भी दिया। आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। 24 में भी दिखाई देगा और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, आपसे वादा करते हैं। तो ये अजय राय जो हैं, ये थोड़ा इंथू कटलेट बन गए या थोड़ा ज़्यादा अभी नए बने हैं तो उस चक्कर में ज़्यादा बोल गए, क्या हुआ ये हम नहीं जानते। लेकिन उन्होंने एक राग छेड़ दिया, राहुल का रिटर्न टू अमेठी। जब ये मामला तूल पकड़ने लगा, और जाहिर सी बात है पकड़ेगा ही, क्योंकि वो अभी वायनाड से सांसद हैं, अमेठी से लड़े थे लेकिन स्मृति ईरानी से हार गए। लेकिन जब रिटर्न टू अमेठी की बात हुई तो चर्चा जोर शोर से होने लगी। बाद में वो अपने ही बयान से पलटते हुए दिखे। फिर उन्होंने ये कहा कि जनता की मांग ये है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़े, मैं वाराणसी के लिए तैयार हूं, जो वो करना चाहें वो हमें मान्य हो। राहुल जी वहां का कार्यकर्ता डिमांड कर रहा है, अमेठी का डिमांड कर रहा है, वहां की जनता डिमांड कर रही है कि राहुल गांधी जी जो हमसे कमियां हुई, जो हमसे गलतियां हुई, उसको सुधारेंगे और भारी बहुमत, प्रचंड बहुमत से राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव जिताएंगे। और प्रियंका जी की इच्छा जहां करेगी वहां हम लोग उनके लिए पूरी की पूरी जमीन तैयार करके देंगे और उनको लड़ाएंगे। बनारस से कौन होगा? बनारस से भी तो मैं सामने खड़ा हूं आपके लिए। तो अजय राय जो हैं वो पहले तो वो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे थे वो लड़ेंगे, उसके बाद उन्होंने कहा जनता की मांग है। तो कुछ तो पलटा, कुछ तो बदला। अब ये क्या पलटा और क्या बदला, उस सब के बीच में एक चर्चा जरूर शुरू हो गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह।
एक दिन पहले ही यूपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए अजय राय का ये एक जोश में दिया हुआ बयान था और शायद इसलिए उनको पलटना पड़ा, क्योंकि ऊपर से संदेश आया होगा कि राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे ये गांधी परिवार तय करेगा या राहुल गांधी उनके आसपास के जो रणनीतिकार हैं वो तय करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष की कुवत में अजय राय नहीं ऐलान कर सकते, तो इसलिए उन्होंने अपने बयान में सुधार किया और कहा कि जनता ये चाहती है। लेकिन एक बात ये भी है कि ये बहुत ही कैलकुलेटिव बयान है, क्योंकि अमेठी राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी के हाथों गंवाया, तो राहुल गांधी की मंशा या कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की मंशा हो सकती है कि राहुल गांधी दोबारा वहां से लड़ें और जीत कर आएं और एक तरह से एक जवाब दें स्मृति ईरानी को, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है उसमें बहुत सारे नेताओं को लगता है कि ज़मीन पे हालात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जिन्होंने कि वायनाड को दूसरी सीट के तौर पे चुना और वहां से जीत कर आए, वायनाड की सीट ने 2019 में उनकी इज्जत बचाई, तो क्या वो वायनाड छोड़ देंगे? संभव नहीं लगता। जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार वहां पर जा रहे हैं, अपनी सांसदी जाने और फिर से सांसद के तौर पे बहाली के बाद वो वायनाड का दौरा कर चुके हैं, तो वो वायनाड नहीं छोड़ने वाले। तो सवाल है कि क्या वो फिर से 2 सीटों से लड़ेंगे? ये आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जहां तक बात है प्रियंका गांधी की, इसको लेकर भी एक बयान जो है वो दिया गया अजय राय की तरफ से कि वो चाहें तो बनारस से लड़ सकती हैं। तो क्या प्रियंका गांधी चाहेंगी कि वो प्रधानमंत्री मोदी को सीधे 2-2 हाथ करें बनारस में, या फिर अमेठी जैसी एक सीट पे लड़ें और वहां से स्मृति ईरानी को हराएं? तो भी एक जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जाएगा अगर हरा पाने में कामयाब हो पाती हैं प्रियंका गांधी स्मृति ईरानी को। तो ये एक विश्लेषण की बात है। अजय राय ने जरूर एक बयान दे दिया, उससे खबर बन गई, लेकिन पार्टी हाईकमान को जरूर ये नागवार गुजरा है, तभी वो अपने बयान से थोड़ा पलटे हैं, थोड़ा सा उसमें सुधार किया है। और अब देखना होगा कि क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ती हैं, क्या सोनिया गांधी वहां से नहीं लड़ती हैं। तो ये सब जो कैलकुलेशन है कांग्रेस पार्टी के भीतर अभी चल रहा होगा। आगे अभी कई महीने बाकी हैं चुनाव में, तो देखना होगा कि गांधी परिवार का कौन सा व्यक्ति कहां से लड़ता है। प्रियंका गांधी सीधे चुनावी मैदान में उतरती भी हैं या नहीं उतरती हैं, और उतरती हैं तो क्या अमेठी वो लेती हैं या फिर राहुल गांधी दोनों सीटों पर लड़ते हैं। तो ये इन सब बातों के लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी इंतजार रहेगा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या तय किया है, या ये तो ऐसा नहीं है कि अजय बाबू जो हैं वो थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए, अपनी एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा बोल गए। देखते हैं आगे क्या रणनीति बनती है, अभी कुछ महीने हैं। बहरहाल रुख करते हैं बिहार का। पत्रकारों पर हमले बढ़े हैं और वो लगातार निशाने पर। अब बिहार के अररिया के रानीगंज में एक दैनिक अखबार के रिपोर्टर विमल कुमार यादव की अपराधियों ने हत्या कर दी है। आप सोचिए, पत्रकार दिन दहाड़े उसको मार दिया जा रहा है। विमल 2 साल पहले अपने भाई की हत्या के मामले में गवाह थे। पुलिस के मुताबिक उन्हीं अपराधियों ने विमल की भी हत्या की है। लेकिन इस हत्या के बाद बहुत ही गंभीर और सीधे प्रश्न नीतीश कुमार की सरकार से पूछे जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था का ये कैसा परिचय है बिहार में कि पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। अररिया का रानीगंज कस्बा। शुक्रवार सुबह अपराधियों ने दैनिक जागरण के संवाददाता विमल यादव के घर का दरवाजा खटखटाया और आवाज देकर बाहर बुलाया। उनसे बाहर आते ही उन्हें गोली मार दी। फटसी नवाज निकलले जा ओने से हम कोना पड़े छे घर, ओने से जा हम दौड़ के जेबे ता एकरा मार के निकल गेले। छाती पकड़ना हमर नाम देने ले पुजारे 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 हमको मार दिया। विमल यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल लाया गया है। विमल के पीछे पत्नी और 2 बच्चे रह गए हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल है। 2 साल पहले विमल के सरपंच भाई की भी इसी तरह हत्या हुई थी। विमल इस मामले में गवाह थे। पुलिस का मानना है कि इसी वजह से विमल की भी हत्या हुई। कि वर्ष 2019 में मृतक विमल यादव के छोटे भाई गप्पू यादव की भी हत्या कर दी गई थी, जिसमें कुछ साक्ष्यों की गवाही चल रही थी, जिसमें मृतक भी गवाह थे जिनकी गवाही होनी शेष थी। परिजनों द्वारा प्रथम दृष्टया उक्त पुरानी रंजिश के कारण ही अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा इस घटना को अंजाम देने की आशंका व्यक्त की गई है। पुलिस का कहना है कि विमल के भाई की हत्या का मुख्य आरोपी 2 दिनों पहले ही जेल से रिहा हुआ था और उन्हें लगातार धमकी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने इस संबंध में पुलिस को न जानकारी दी न सुरक्षा की कभी मांग की। लेकिन फिलहाल इस मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। चाचा भतीजे की सरकार हो रही है, लोगों पर लगातार अत्याचार।
ये चाचा भतीजा मिल करके बिहार में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। आज पूरी तरह से बिहार की जो कानून व्यवस्था है वो मजाक बन के रह गया है। कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए। फिलहाल सवाल है कि मामला पुरानी रंजिश का हो या कुछ और। बिहार में अपराधियों के हौसले पुलिस से अधिक बुलंद हैं। अररिया से पंकज भारतीय और दिल्ली से प्रशांत के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया। कश्मीर घाटी में शांति लौटती तस्वीरें राहत दे रही, लेकिन अभी भी सीमा पार से साजिशें खत्म नहीं हुई। नशे की तस्करी सरकार के सामने एक नई चुनौती बनकर के सामने आई है। लगातार नशा मुक्ति केंद्र पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रहने वाले 22 साल के इस ऑटो ड्राइवर ने आखिरकार नशे की लत से निजात पा ली है। 2 साल से ज्यादा के हेरोइन की लत ने उसकी जिंदगी और परिवार को तहस नहस कर दिया था। श्रीनगर के नशा मुक्ति केंद्र में साल भर चले इलाज के बाद इसे उम्मीद है कि वो फिर जिंदगी को नए सिरे से खड़ा कर लेगा। उसके भीतर इस बात की कड़वी यादें हैं कि किस तरह नशे के जाल में युवाओं और बच्चों तक को फंसाया जाता रहा। ये नशा सीमा पार से आता है और कश्मीर में महामारी की तरह छा रहा है। तो आप कहते हैं आप ये छोटे बच्चों को फंसाते हैं, उनको ड्रग करवाते हैं, तो आप कितने पैसे कहाँ लाते थे जो आप हीरोइन खरीदते थे, फिर उसको इंजेक्टेबल पाकिस्तान से नशे की तस्करी अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। पुलिस कहती है कि ड्रग्स के पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए किया जा रहा है। ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ बड़े अभियान के बावजूद नशे की लत में पड़े लोगों की तादाद बहुत बड़ी है। इस एक नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर बताते हैं कि 5 साल पहले 5 मरीज रोज आते थे, अब 150 रोज आ रहे हैं। 5-6 साल पहले हमारे पास जो पेशेंट्स आते थे वो 5 या 6 होते थे। अब क्या हुआ, अब हमें अलग से ओपीडी करनी पड़ रही है और हमारा जो पेशेंट लोड है, डेली पेशेंट लोड 150 to 170। किस तरह के ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं? ज़्यादातर जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो इंजेक्शन हेरोइन यूज करते हैं और तो सबसे खतरनाक। बीते 1 साल में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2700 ड्रग्स बेचने वालों को गिरफ्तार किया है और 1850 एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक ये आतंकवाद से ज्यादा बड़ी चुनौती है। आज मिलिटेंसी की चुनौती उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी चुनौती ड्रग्स की है। आज अगर संभले नहीं तो कल को बच्चे इस लायक होंगे नहीं। मार्च 2021 में पहली बार यह सुराग मिला कि नशे का पैसा आतंकवाद की मदद में जा रहा है। तब एनआईए ने जम्मू कश्मीर में एक ड्रग सिंडिकेट का खुलासा किया था। जांच के बाद एलओसी के पास तैनात एक बीएसएफ ऑफिसर की गिरफ्तारी भी हुई थी। सांबा जिले में एक बीएसएफ ऑफिसर के घर से एनआईए को 91 लाख रुपए मिले, जिसका इस्तेमाल लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को पैसा देने में होना था। नशे ने कश्मीर को घेरा हुआ है। पाकिस्तान से आ रहे ड्रग्स एक पूरी नस्ल को खराब कर रही है। अस्पतालों में पेशेंटों का आना दिन ब दिन बढ़ रहा है। पुलिस का कहना है कि पिछले 1 साल से उन्होंने जो ऑपरेशन है ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ काफ़ी बढ़ा दिए हैं, क्योंकि उनका ये भी मानना है कि ड्रग्स मिलिटेंसी से ज़्यादा बड़ा चैलेंज बन रहा है। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।